हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन किसका। कंपनीज एक्ट 2013। देखो, कंपनी एक्ट के अब करना तो रिवीजन है। एक बार तो आपने क्लास में कर रखा है, तो रिवीजन में जिस सीक्वेंस में करवाऊंगा वो मैं डिसाइड करूंगा कि किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है। तो सबसे पहले बात हम रिवीजन के अंदर स्टार्ट करेंगे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्या है। पहले मुझे बताओ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है। आज मेरे मन में एक आइडिया आ गया, बिजनेस करने का क्या आ गया, आइडिया आ गया। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बिजनेस को करने के लिए कंपनी फॉर्मेट कर ली जाए। सोच रहा हूं कि क्यों ना इस बिजनेस को करने के लिए मैं क्या कर लूं, एक कंपनी फॉर्मुलेट कर लूं, कंपनी बना लूं। तो कंपनी बनाने के लिए जब मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो मैं कौन हूँ, प्रमोटर। कौन हूँ, प्रमोटर। जिसके दिमाग में कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आ रहा है, तो मैं कौन हूँ, प्रमोटर हूँ। अब प्रमोटर जब कंपनी स्टार्ट करता है, उसके लिए उसको एक एमओए बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक बनाना पड़ेगा आपको क्या, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और एक बनाना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या बनाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसमें सबमिट की जाएगी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के। समझ गए। अब एमओए एओए बनाना कोई इजी काम है या मुश्किल काम है, क्योंकि कंपनी केवल उसी बिजनेस में एंटर हो सकती है जो एमओए में लिखे हों। डायरेक्टर्स केवल वही काम कर सकते हैं जो एओए में लिखे हों। तो कोई इतना इजी टास्क नहीं है एमओए बनाना और एओए बनाना। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या किसी एडवोकेट के पास जाएंगे। वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आपकी हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प। तो आप जा रहे हो सीए के पास, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तो कंपनी तुम बना रहे हो या सीए बना रहा है, आप ही बना रहे हो। सीए तो जस्ट आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर कौन हो, आप हो जो कंपनी बनवा रहे हो। सीए जस्ट आपकी हेल्प कर रहा है, वो आपका कंसल्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्रमोटर मान लिया जाएगा। अब आप सीए के पास में गए, आपने एमओए बनवाया, एओए बनवाया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनवाए, और बनाने के बाद किसको सबमिट कर दिए, आरओसी। सर सबमिट कैसे करने होते हैं, आपको पता है, www.mca.gov.in की साइट पे जाओ, और वहां जाके ये सारे डॉक्यूमेंट क्या कर दो, सबमिट कर दो। कौन सबमिट करेगा, सीए या डायरेक्टर। देखो, एमसी की साइट पे जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो वहां पर आपको पहले एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ता है। वो लॉगिन आईडी या तो सीए का होता है या कंपनी के डायरेक्टर्स का होता है। या तो डायरेक्टर के नाम का लॉगिन बनेगा या सीए का प्रोफेशनल लॉगिन बनता है, जहां से वो क्या कर सकता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट कर देगा विद फीस। विद फीस वो सारे डॉक्यूमेंट विद फीस आरओसी के पास जमा हो गए, यस और नो। तो क्या आरओसी वाले उन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के साथ सीए का, किसका, सीए का जाता है डिक्लेरेशन। क्या जाता है, डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करवाए जा रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं, और जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है वी हैव कंप्लीटेड, वो लीगल फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर दी है। तो आरओसी क्या देखता है, एमओए आ गया, एओए आ गया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आ गए, प्लस सीए का डिक्लेरेशन आ गया। उसके अलावा दो तीन डिक्लेरेशन और जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीए के साथ दो तीन डिक्लेरेशन और आ गए, तो उनके बेस पर वो उस कंपनी को क्या कर देते हैं, रजिस्टर्ड। और एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज ए परपीचुअल सक्सेशन। तो वो सारे कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन पहला काम हम क्या करेंगे, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर, आओ आओ बेटा। टॉपिक दे रखा है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले बताइए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो बंदा सारे स्टेप उठाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक ये आता है कि प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है। प्रमोटर का मतलब वो बंदा जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर के कॉलम में लिखा गया है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ कॉलम होते हैं,
कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है। तो उसके अंदर अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रमोटर के कॉलम में जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है उसको क्या माना जाएगा बेटा, बोलो, प्रमोटर। और जिस बंदे का नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न्स के अंदर, कहाँ, कंपनी के एनुअल रिटर्न, देखो समझना मेरी बात, हर कंपनी को ईयर के एंड में, हर कंपनी को ईयर के एंड में ऑडिट करवानी पड़ती है, और ऑडिट करवाने के बाद में एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न आरओसी को सबमिट करने होते हैं हर कंपनी को, ऑलमोस्ट 30 सितंबर से पहले पहले। तो एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न में क्या करना पड़ता है आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट बना के ऑडिट करवा के, सीए से ऑडिट करवा के आपको क्या करना पड़ता है, आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। तो जो वो एनुअल रिटर्न जारी है ना, उसमें जिसका नाम प्रमोटर के कॉलम में लिखा गया है उस बंदे को भी क्या माना जाएगा, प्रमोटर ही माना जाएगा। तो प्रमोटर कौन है, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हो और जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में लिखा गया हो, और वो बंदा जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है। मुझे बताओ कि जो बंदा, मैंने कंपनी बनाई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, मैं कौन हूँ, प्रमोटर हूँ। बताओ, मैं प्रमोटर के नाते कंपनी का शेयर होल्डर बनूंगा या नहीं बनूंगा, या प्रमोटर के नाते मैं कंपनी का डायरेक्टर बनूंगा। तो चाहे मैं शेयर होल्डर बनूं चाहे मैं डायरेक्टर बनूं, हूं तो मैं कौन, प्रमोटर। और कंपनी के अंदर सबसे बड़ा जो पोस्ट है, सबसे बड़ा जो ओहदा है, वो किसका होता है, कंपनी के प्रमोटर का होता है। तो ये कहता है कि वो बंदा जो कंपनी के अफेयर्स पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे, चाहे वो शेयर होल्डर बन के करे चाहे वो डायरेक्टर बन के करे, जो बंदा कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल कर रहा है। तो चाहे वो शेयर होल्डर बन के करे चाहे वो डायरेक्टर बन के करे, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। और तीसरा, प्रमोटर का ओहदा सबसे बड़ा ओहदा होता है कंपनी के अंदर। तो ध्यान रखना, कंपनी का जन्म देने वाला पापा है ये, कंपनी को जन्म देने वाला है, सर मम्मी है, तो जो भी मानना है मान लो। तो कंपनी पापा है या कंपनी की मम्मी है, बस कंपनी को जन्म इसी ने दिया है। तो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो सब इसी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कंपनी का प्रमोटर वो है जिसके अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस विद वूज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, काम करते हैं। उस बंदे को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर। गॉट द पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हम क्या कह रहे हैं, जो बंदा कंपनी के एमओए और एओए पे साइन करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं, कंपनी का सब्सक्राइबर। प्राइवेट में कितने चाहिए होते हैं, मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, 3 या 7, 7। प्राइवेट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में मिनिमम 7 सब्सक्राइबर आपको चाहिए होते हैं। तो सर 2 और 3 क्या है, 2 और 3 होते हैं डायरेक्टर्स। प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3 मिनिमम क्या चाहिए होते हैं, डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो सब्सक्राइबर कितने चाहिए होते हैं, 2 और 7। प्राइवेट में 2, पब्लिक में कितने, 7। अगर मैं कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, दोबारा सुनना मेरी बात, अगर मैं कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर मुझे कंपनी के एमओए बनाने पड़ेंगे, और क्या बनाने पड़ेंगे, एओए। और इस एमओए और एओए पे साइन होंगे या नहीं होंगे, होंगे। किसके होंगे, प्राइवेट कंपनी केस में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम 7 लोगों के साइन होंगे। और जो लोग ये साइन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स टू एमओए। ये मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर है। जो कंपनी अभी खुली नहीं है, कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, ये पहले ही साइन करके बोल रहे हैं कि जिस दिन ये कंपनी खुल जाएगी हम इस कंपनी के क्या खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे। मिनिमम कितने, 1। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कितने, 1। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जिस दिन कंपनी खुल जाएगी हम इस कंपनी के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। बात समझ आ गई। तो क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डील विद द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं, और प्राइवेट में मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, जो कंपनी के मेमोरेंडम को क्या करते हैं बेटा, सब्सक्राइब करते हैं। क्या करते हैं, सब्सक्राइब। समझ गए। और जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की, ये लोग पूरी करते हैं। उसके बाद में कंपनी खुल गई, उसके बाद में जितने शेयर होल्डर आप और जोड़ोगे वो कहलाएंगे मेंबर। क्या कहलाएंगे, मेंबर। तो पहले वाले जो लोग हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले वाले, ये तो क्या है, सब्सक्राइबर। और बाद में जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे, मेंबर। गॉट द पॉइंट। आगे आइए। लेकिन अगर आप ओपीसी खोल रहे हो, 1 पर्सन कंपनी खोल रहे हो,
तो 1% कंपनी के अंदर केवल कितने लोग चाहिए होते हैं? एक। वही कंपनी का डायरेक्टर है, वही कंपनी का सब्सक्राइबर है, किस केस में? 1% कंपनी केस में। लेकिन बाकी अगर बात करूं, प्राइवेट में मिनिमम 2 और पब्लिक में मिनिमम 7 लोगों के साइन करवाने होते हैं। लेकिन सर प्राइवेट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? प्राइवेट में मैक्सिमम हो सकते हैं 200 और पब्लिक में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। गॉट द पॉइंट? आइए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कहाँ भेजने हैं? रजिस्ट्रार के पास। क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं? एमओए और एओए, जिसपे साइन किसके करवाने हैं? सब्सक्राइबर के। कितने सब्सक्राइबर के? प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। और दूसरा देना है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है? देखो, एक डिक्लेरेशन जाता है कंपनी के अंदर के बंदे का, एक डिक्लेरेशन जाता है कंपनी के बाहर के बंदे का। कंपनी के बाहर का बंदा कौन हो सकता है? वो सीए हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है और कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। लेकिन आगे से मैं सीए बोलूंगा कि सीए के साइन करवाने पड़ते हैं। और सीए का वो डिक्लेरेशन है, क्या है? डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र, जिसमें वो डिक्लेयर कर रहा है। क्या डिक्लेयर कर रहा है? कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की, वो हमने पूरी कर दी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर रहे हैं वो सारे क्या हैं? करेक्ट हैं, ट्रू हैं और फेयर हैं। क्या कहता है? एक तो डिक्लेरेशन जा रहा है कंपनी के बाहर के बंदे का, और एक डिक्लेरेशन जाएगा कंपनी के अंदर के बंदे का। अंदर देखो सर, कंपनी तो खुली नहीं, कंपनी के अंदर का बंदा कौन हो जाएगा? तो बेसिकली जब जब आप कंपनी खोलते हो ना, जब आप कंपनी खोलते हो ना, दैट मोमेंट पे आपको एक बंदे का नाम बताना पड़ता है। किसका नाम? एक बंदे का। या तो आप ये बता दो कि जिस दिन कंपनी खुल जाएगी हमारी कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन बनेगा, या बता दो जिस दिन कंपनी खुल जाएगी हमारी कंपनी का मैनेजर कौन बनेगा, या जिस दिन कंपनी खुल जाएगी उस दिन हमारी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, उस दिन हमारी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कौन बनेगा। तो ये कंपनी के अंदर का बंदा है, वो डायरेक्टर भी हो सकता है। हालांकि कंपनी अभी खुली नहीं है, कंपनी खुलेगी, लेकिन उसका नाम आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि जिस दिन कंपनी खुल जाएगी मनीष खत्री कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेगा, या कंपनी के अंदर मनीष खत्री पहला मैनेजर बनेगा, या कंपनी के अंदर मनीष खत्री कंपनी सेक्रेटरी बनेगा। और उस बंदे का भी क्या जाएगा? डिक्लेरेशन। क्या जाएगा? डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन? कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हमने क्या कर दी है? पूरी कर दी है। और जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं वो सारे क्या हैं? करेक्ट हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये डिक्लेरेशन गया किसका बेटा? एक तो किसका? सीए का। और एक गया किसका? डायरेक्टर का। डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, या कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। क्लियर है? ये दो डिक्लेरेशन जा चुके हैं। फिर आता है क्या? एक और डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन किसका आ रहा है? अब यहां पर देखो, ये डिक्लेरेशन गया है सीए और डायरेक्टर का। किसका? सीए और डायरेक्टर का। जहां पर वो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमने क्या कर दी है? पूरी कर दी है। अब इनके अलावा वापस डिक्लेरेशन फिर जाएगा, इनके अलावा एक डिक्लेरेशन और जाएगा। किसका? जो कंपनी के क्या बनने वाले हैं? सब्सक्राइबर। और जो बनने वाले हैं कंपनी के क्या? फर्स्ट डायरेक्टर। क्या बनने वाले हैं? फर्स्ट डायरेक्टर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब कंपनी खुलेगी तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? कंपनी के अंदर कंपनी खुलने के बाद फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा उसका डिक्लेरेशन जाएगा। अब सुनना मेरी बात, यहां लिखा है बीच में और का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन मेंशन्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। एक तो जो भी कंपनी के वो सब्सक्राइबर जो मेमोरेंडम पे साइन करेंगे, और क्या बोलते हैं, उस बंदे का साइन, उस बंदे का डिक्लेरेशन जो कंपनी का क्या बनने वाला है? फर्स्ट डायरेक्टर। तो देखो, डायरेक्टर का एक डिक्लेरेशन तो ऊपर आ ही गया, जिसमें डायरेक्टर क्या बोल रहे थे कि सारी लीगल फॉर्मेलिटी हमने क्या कर दी है? पूरी कर दी है। अब सुनना मेरी बात, आगे डिक्लेरेशन किस चीज का आने वाला है? आज मान लो मैंने एक कंपनी खोली, शेयर इशू किए, लोगों से पैसा लिया और मैं भाग गया। 4-5 साल बाद मैं वापस आ गया, दोबारा कंपनी खोल रहा हूँ। बताओ मैं दोबारा क्या करने वाला हूँ? तो क्या ऐसे लोग री इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या किसी और नई कंपनी का? नहीं। तो यहाँ पर जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं
वो डिक्लेरेशन देते हैं कि ही इज नॉट कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस, मैं किसी भी प्रकार के गुनाह में शामिल नहीं था। किस टाइप का गुनाह? गुनाह किस चीज का? इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रमोशन में, फॉर्मेशन में और मैनेजमेंट में मैं कभी भी शामिल नहीं था। अच्छा एक बात और, किसी बंदे ने पहले कंपनी खोल के फ्रॉड किया था, क्या वो वापस कंपनी खोल सकता है? नहीं। किसी बंदे ने पहले मर्डर किया था, अब वो नई कंपनी खोल सकता है? किसी बंदे ने पहले मर्डर किया था, अब वो नई कंपनी खोल सकता है? यहाँ पर क्या लिखा गया है? केवल कि मैंने कोई भी ऑफेंस किससे रिलेटेड नहीं किया है, कंपनी के फॉर्मेशन, कंपनी के प्रमोशन, कंपनी के मैनेजमेंट। मर्डर की बात नहीं लिख रहा है। मर्डर करने वाला कंपनी खोल सकता है, लेकिन जिसने पहले कंपनी खोल के फ्रॉड किया था वो दोबारा कंपनी नहीं खोल सकता। सेकंड नंबर, देखो देखो यहाँ क्या लिखा गया है बेटा, यहाँ क्या लिखा गया है? और ये और नहीं है, इस वर्ड को आप काट देना बेटा, ये और नहीं है, काट देना ढंग से इसको, और यहाँ नहीं है, कोमा लगाना। सेकंड, एक बात बताओ, अगर मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर हूँ, क्या हूँ? कंपनी का डायरेक्टर। सुनना मेरी बात, अगर मैं कंपनी का क्या हूँ? डायरेक्टर हूँ। हर कंपनी को हर साल क्या करना पड़ता है? एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न किसको जमा करने पड़ते हैं? आरओसी को। सुनना मेरी बात, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो जो लगातार कंजिक्यूटिव 2 इयर्स तक, लगातार 2 साल तक एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न आरओसी को जमा नहीं करती है, तो वो कंपनी का जो डायरेक्टर था, कौन था? वो कंपनी जिसने एनुअल अकाउंट्स और रिटर्न लगातार 2 साल तक आरओसी को जमा नहीं करवाए, उस कंपनी का जो डायरेक्टर था वो अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा कि वो दोबारा किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन नहीं सकता। अब बताओ, मनीष खत्री एक कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला है, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि मनीष खत्री क्या बनेगा? उस कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेगा। तो बताइए, अगर मनीष खत्री ने पिछले 5 साल में किसी कंपनी के अंदर एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न 2 साल तक जमा नहीं करवाए थे, तो आरओसी वालों ने मुझे क्या कर दिया होगा? 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड। तो मैं यहाँ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, क्या डिक्लेरेशन दे रहा हूँ? कि मैंने किसी भी टाइप का फ्रॉड या किसी भी टाइप की ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं की है पिछले 5 सालों में। बताओ यहाँ 5 साल क्यों लिखा गया है? क्योंकि डायरेक्टर जब डिस्क्वालिफाइड होता है तो अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड होता है, तो मुझे बताना है कि भाई साहब मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। तो यहाँ पर डायरेक्टर जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं किस चीज का? कि वो लोग क्या हैं? क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब वो इस कंपनी का डायरेक्टर बनने में सक्षम है। और यहाँ सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि जिन्होंने कभी भी जिंदगी में कंपनी के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई फ्रॉड नहीं किया, मतलब ये भी बता रहे हैं कि हम भी क्या है? क्वालिफाइड है। और आगे क्या बोलते हैं? एंड हम क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं? देखो सीए ने क्या डिक्लेरेशन दी थी कि सारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है? पूरी। और यहाँ क्या डिक्लेरेशन दे रहा है? कि ये कह रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, डायरेक्टर कह रहे हैं मैं भी क्वालिफाइड हूँ, ये तो कह रहे हैं, सब्सक्राइबर कह रहे हैं हमने कभी ऐसा पाप नहीं किया, डायरेक्टर कह रहा है कि मैंने पिछले 5 साल में ऐसा कोई पाप नहीं किया। और साथ में एंड का मतलब क्या हो गया? ये दोनों एक डिक्लेरेशन और देंगे, किस बात का? कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन हमने क्या की है? जमा करवाई है, वो सारी करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। सारी इंफॉर्मेशन जो हमने जमा करवाई है वो बेटा क्या है? कंप्लीट है, करेक्ट है और ट्रू है। साथ में आपको बताना पड़ेगा कंपनी का एड्रेस क्या रहेगा, कब तक? जब तक कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खुल नहीं जाता, तब तक कंपनी का कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस क्या रहेगा। उसके अलावा जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर थे उन सबकी डिटेल जाएगी। डिटेल में क्या क्या जाएगा? सब्सक्राइबर का नाम, उनका सरनेम, प्लस उनका रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब कि इंडियन है या मतलब रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेनर है, क्या है वो बताएंगे। साथ में क्या बताएंगे? अपनी नेशनलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, क्लियर है। और साथ में देना पड़ेगा प्रूफ। प्रूफ किस चीज का? प्रूफ पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, नाम का प्रूफ, एड्रेस का प्रूफ, नेशनलिटी का प्रूफ कि वो इंडियन है या नॉन इंडियन है, इंडिया के रेजिडेंट है या नहीं है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और साथ में क्या कहता है? ये प्रूफ किसका दायरा है? देखो ये इसको बोलते हैं केवाईसी, समझो ना, केवाईसी पैन आधार। तो ये केवाईसी है किसकी? सब्सक्राइबर की। और अब जो मैं केवाईसी दे रहा हूँ किसकी दे रहा हूँ? ये केवाईसी जा रही है बेटा किसकी? फर्स्ट डायरेक्टर की। किसकी?
क्या क्या देना पड़ेगा? पर्टिकुलर नाम, सरनेम, फैमिली नेम, DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपको किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो यू शुड हैव डिन नंबर। क्या चाहिए आपको? डिन। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मान लो मुझे किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो पहले मुझे MCA की साइट पे जाके डिन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो डिन नंबर बोलना गलत है, डिन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिन का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अगर मुझे किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा? ROC पे जाऊंगा, डिन अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं इस कंपनी का पहला डायरेक्टर बन रहा हूं तो मुझे अपना यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? डिन नंबर ऑफ द पर्सन मेंशन इन आर्टिकल एज द, ये काटो लाइन, एज द, यहाँ लिखो फर्स्ट डायरेक्टर, एज द फर्स्ट डायरेक्टर। तो जो बंदा कंपनी में क्या बनने वाला है? फर्स्ट डायरेक्टर, उसका पर्टिकुलर्स। और ऊपर क्या? ऊपर KYC किसकी आई थी बेटा? जो कंपनी के क्या बनने वाले हैं? सब्सक्राइबर, उनकी KYC, ये डायरेक्टर की KYC। और आगे क्या कहता है? पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर। जो बंदा कंपनी का क्या बनने वाला है? फर्स्ट डायरेक्टर। आपको बताना पड़ेगा कि ये बंदा ऑलरेडी किस किस कंपनी में डायरेक्टर है। ये बंदा ऑलरेडी किस किस कंपनी में डायरेक्टर है। और अगर ये बंदा पहले से ऑलरेडी पुरानी कंपनियों में क्या है? डायरेक्टर है, तो वहां से लेना पड़ेगा आपको क्या? कंसेंट। कि अगर ये बंदा यहाँ पर क्या बनता है? डायरेक्टर बनता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो किन किन कंपनियों में डायरेक्टर है वो बताना पड़ेगा। और साथ में वहां से क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट। किस बात का? कि अगर ये बंदा यहाँ क्या बन जाता है? डायरेक्टर बन जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर कंसेंट कैसे लिया जाएगा? कंसेंट लेने का तरीका क्या है? ROC की साइट पे जाओ, MCA की साइट पर, वहां पर कंसेंट का फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। उसी फॉर्म को फिल करना है और वापस ROC को सबमिट करना है। समझ गए? तो कंसेंट का मैनर और उसका जो जो फॉर्म है वो सब आपको ROC की साइट पर मिल जाएंगे। मैनर है ऑनलाइन और फॉर्म आपको ROC की साइट पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, जब आपने MOA, AOA, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये डिक्लेरेशन ROC को जमा करवा दिए विद फीस, ROC जिस दिन क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा कि सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, वो क्या करेगा? आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देगा। क्या कर देगा? इनकॉर्पोरेट। और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे एक CIN लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जो इस कंपनी की पहचान है, जैसे तुम्हारी पहचान आधार कार्ड है ना, आधार नंबर। कंपनी की पहचान क्या है? उसका CIN। और हर कंपनी का CIN क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। और उसके बाद में कहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ROC को सबमिट किए थे, ओरिजिनल सबमिट किए थे या स्कैन करके? हमने तो स्कैन करके सबमिट किए थे, तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे लाइफ टाइम। जितने भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है वो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या? लाइफ टाइम। लेकिन सर एक बात बताओ, फेक डॉक्यूमेंट भर के हमने ROC को कागज भेज दिए तो CA को पता था कि सारी फॉर्मेलिटी हुई नहीं है, पेपर फेक है, फिर भी वो साइन करके दे दे तो? सब्सक्राइबर को पता था कि मैंने पहले ऐसी कंपनी बनाई थी जिसमें मैंने फ्रॉड किया था, और यहाँ डिक्लेरेशन में क्या दे रहा है? कि मैंने ऐसा पाप कभी जिंदगी में किया नहीं। डायरेक्टर को पता है कि वो डिस्क्वालीफाइड है 5 साल के लिए, फिर भी डिक्लेरेशन में क्या दे रहा है? कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। झूठी बातें बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा? ऐसे लोगों पर सेक्शन 447 में क्या किया जाएगा? केस किया जाएगा। कंपनी एक्ट का सेक्शन 447 में उनके ऊपर केस किया जाएगा। बात समझ आ गई? हम मेरी बात समझो। मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट, फेक डिक्लेरेशन ROC को भेज दिए। ROC ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। उसके बाद ROC को ध्यान लगा कि डॉक्यूमेंट फेक थे। अब बताओ ROC क्या करेगा? कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई, अब ROC क्या करेगा? तो जितने भी लोग इस फ्रॉड में क्या थे, शामिल थे, जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, सब पे क्या होगा? 447 का केस तो होगा ही होगा। लेकिन कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई ना, उस कंपनी का क्या किया जाएगा? तो कंपनी स्टार्ट होती है लीगल प्रोसीजर, बंद भी कैसे होती है? लीगल प्रोसीजर। तो ROC वाला
इसकी कंप्लेंट भेज देगा एनसीएलटी को। किसको भेज देगा? एनसीएलटी मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आरओसी कंप्लेंट किसको भेजेगा? एनसीएलटी को। बोलेगा कि सर फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब एनसीएलटी क्या करेगा? एनसीएलटी ऑर्डर पास करके कंपनी को क्या कर देगा? वाइंड अप। लेकिन सुनो मेरी बात, आपने फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, बैंक से लोन भी ले लिया, क्रेडिटर से उधार में रॉ मटेरियल भी ले लिया। अगर इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया गया तो बैंक का पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्रेडिटर का पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। इस फेक कंपनी के अंदर भी 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कंपनी को वाइंड अप कर दिया गया तो क्या होगा? वो 500 के 500 लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो एनसीएलटी क्या करेगा? सीधा बोलेगा वाइंड अप करो? नहीं, सोच समझ के। क्या करेगा? सोच समझ के। सोच समझने का मतलब क्या है? वो ऐसा ऑर्डर पास करेगा जो उसको क्या लगे? उचित लगे। चाहे वो कंपनी का मैनेजमेंट क्या करना हो, बदलना हो, चाहे कंपनी का एमओए बदलना हो, चाहे कंपनी का एओ बदलना हो, पब्लिक मेंबर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखने के बाद। लेकिन अगर कंपनी के अंदर कोई एसेट है ही नहीं, तो ना कंपनी में कोई लाइबिलिटी है, तो सी पॉइंट, सीधा कंपनी का नाम क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, कंपनी जब खुलती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लेकिन तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, बैंक से लोन ले लिया, सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स ले लिया, अब तुम्हारी लाइबिलिटी क्या कर दी जाएगी? अनलिमिटेड। कौन कर देगी? आरओसी या एनसीएलटी? एनसीएलटी कंपलसरी है या उनके पास ऑप्शन है? ऑप्शन है, राइट है। तो वो चाहे तो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेड, या कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं, या जो भी उनको क्या लगे, उचित लगे। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एनसीएलटी कंपनी को सुनवाई का एक मौका जरूर देगी। सुनवाई के मौके को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कंपनी को जरूर दिया जाएगा और सीधा ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। पहले ये देखा जाएगा कि कौन क्रेडिटर्स हैं, कौन शेयर होल्डर्स हैं, बैंक ने अगर लोन दे रखा है। इन सब चीजों को ऑल टुगेदर एक साथ समझने सोचने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा कि कंपनी ने कौन कौन से ट्रांजैक्शन एंटर कर लिए हैं। इन सबको पहले क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा ऑर्डर पास करने से पहले। बात समझ आ गई? पक्का? अब बताओ, तुमने सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को जमा करवा दिए, तुम्हारी कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट हो गई। क्या हो गई? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। कंपनी इनकॉर्पोरेट, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को। लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से क्या फर्क पड़ता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से क्या फर्क पड़ता है? आइए टॉपिक के स्टार्टिंग में, एक बार कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सब्सक्राइबर्स ने मिलके क्या खोल दी थी? कंपनी। और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद इन सब्सक्राइबर को और कंपनी को क्या माना जाएगा? अलग माना जाएगा। मतलब कंपनी के काम के लिए सब्सक्राइबर लायबल माने नहीं जाएंगे और सब्सक्राइबर के काम के लिए कंपनी लायबल मानी नहीं जाएगी। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद, जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है, मकोड़ा। मकोड़ा, मकोड़ा ने क्या किया? सुनना, मिस्टर एम, एम तो देखो मैं भी हूं मनीष, लेकिन ये एम अलग है, मकोड़ा ये। मकोड़ा ने क्या किया? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। कंपनी के 99.99% शेयर मिस्टर एम के पास में और 0.01% मिसेज एम के पास में है। मकोरा ने बैंक से क्या ले लिया? लोन। लोन लेके बिजनेस में क्या लेके आ गया? एसेट। एसेट का क्या करवाया? इंश्योरेंस। और जब इंश्योरेंस करवाया तो नॉमिनी में नाम किसका डाला? मिस्टर एम ने खुद का। बताइए क्या सही है या गलत है? कंपनी के एसेट्स पर आपका कोई अधिकार नहीं है। कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन है? कंपनी खुद है। आप अलग हो, कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेजर शेयर किसके पास में है? मिस्टर एम के पास में है। भले ही मिस्टर एम के पास 100% शेयर हो, 1% कंपनी, तो भी मिस्टर एम को और कंपनी को हमेशा सेपरेट ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? सेपरेट। ये दे रखा है मिस्टर मकोरा के केस में। अगला कहता है परपेचुअल सक्सेशन।
कंपनी स्टार्ट हो गई रजिस्ट्रेशन से, कंपनी बंद होगी वाइंड अप से। वाइंड अप करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, थोड़ी देर पहले बताया था एनसीएलटी। जब तक कंपनी का वाइंड अप नहीं होगा कंपनी चलती रहेगी परपेचुअल सक्सेशन, भले ही कंपनी के सारे शेयर होल्डर एक साथ मर जाएं कंपनी खत्म नहीं होगी। कंपनी के सारे शेयर होल्डर, सारे डायरेक्टर एक कार एक्सीडेंट में मर गए तो भी कंपनी खत्म नहीं होगी जब तक कंपनी को एनसीएलटी के पास वाइंड अप करवाया ना जाए। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड। एक बात बताओ, जब कंपनी खुलती है ना, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। जब कंपनी खुलती है तो कंपनी एक होती है लिमिटेड कंपनी और एक होती है तुम्हारी कौन सी, अनलिमिटेड। लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर के अंदर ये होता है कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है कितने रुपए, 100। पेडअप है कितने रुपए, 80। तो यहां पर जो शेयर होल्डर है ना, उनकी जो मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी ना, क्या होगी, मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी, वो होगी 20 रुपए पर शेयर। कंपनी को कितने ही करोड़ों का शेयर होल्डर को लॉस हो जाए, कंपनी को कितना ही करोड़ों का लॉस हो जाए, शेयर होल्डर से मैक्सिमम क्या लिए जा सकते हैं, जो अनपेड है, जो क्या है, अनपेड। लेकिन 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए पूरे पेडअप है तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, जीरो। कंपनी को करोड़ों का लॉस भी हो गया तो शेयर होल्डर भरेंगे नहीं, वो पर्सनल लाइबल माने नहीं जाएंगे। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर जब कंपनी का एमओए बनता है उसमें लिखा जाता है कि मनीष खत्री गारंटी दे रहा है 5 लाख रुपए, प्रशांत महेश्वरी गारंटी दे रहा है कितने रुपए, 5 लाख रुपए, महेंद्र मोहता गारंटी दे रहा है कितने रुपए, 10 लाख रुपए। इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। अगर यहाँ कंपनी को करोड़ों का लॉस हो गया तो बताइए मनीष खत्री कितना भरेगा, 5 लाख, प्रशांत महेश्वरी 5 लाख। तो जितने रुपए की गारंटी दी है बस आपकी लाइबिलिटी वहां तक ही क्या है, लिमिटेड है। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। वहां कोई लिमिट नहीं है, जितना लॉस कंपनी का हुआ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर का लॉस निकाल लेना। और तुम्हारे पास 1000 शेयर हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तुम्हारे पास 5000 शेयर हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5000। उसमें लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड मानी नहीं जाएगी। गॉट द पॉइंट। तो एक होता है लिमिटेड में, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। कंपनी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बताइए कंपनी ने लोन लिया है तो कौन लोन भरेगा, कंपनी भरेगी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी और मेंबर को अलग माना जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है उसका मतलब क्या है, तुम कौन से पर्सन हो, नेचुरल। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल। तुम नेचुरल हो, अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो, कंपनी भी खोल सकती है। तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंपनी भी कर सकती है। तुम शादी कर सकते हो, कंपनी नहीं कर सकती। समझ गए बात। तो क्या कहता है, कंपनी क्या नहीं कर सकती वो देख लो। कंपनी तुम्हारी तरह बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटी इनका कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट तुम्हारी तरह कंपनी को जेल नहीं भेज सकते। कंपनी मम्मी कसम छोटी छोटी बातों पर वो नहीं खा सकती, कंपनी शादी नहीं कर सकती। और ध्यान रखना, कोई बंदा सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करता है, ऑफिस खोलता है, वो कंपनी नहीं बना सकता। कोई भी लर्नेड प्रोफेशन हो वो कंपनी फॉर्मेट में किया नहीं जा सकता, कोई भी लर्नेड प्रोफेशन हो वो कंपनी फॉर्मेट में किया नहीं जा सकता। क्लियर है। नेक्स्ट, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, कंपनी के डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज कैसे किया जाएगा, कंपनी के नाम की कॉमन सील लगा दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये रूल हट चुका है। 2006 के अंदर इस रूल को क्या कर दिया गया था, ऑप्शनल। अब बोला जाता है कि कंपनी को कॉमन सील होना जरूरी नहीं है, उसकी जगह पर कंपनी में 2 डायरेक्टर के साइन करवाए जा सकते हैं, या एक डायरेक्टर के और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन करवाए जा सकते हैं, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो। गॉट द पॉइंट, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा, कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये, कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ जी, इन लोगों ने मिलकर क्या खोल ली, एक कंपनी खोल ली। क्या खोल ली, कंपनी। जब ये कंपनी खुल गई ना,
गवर्नमेंट कहती है हमें इससे मतलब है, कंपनी से। तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम तो सब्सक्राइबर हो। तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, हमें मतलब नहीं है। कंपनी खुल गई तो कंपनी अपने आप में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। अगर बैंक ने कंपनी को लोन दे दिया या क्रेडिटर्स ने कंपनी को क्रेडिट में गुड सप्लाई कर दिया, वो लोग अपना पैसा किससे मांगेंगे, कंपनी से। और कंपनी नहीं देगी तो फिर डूब जाएगा। आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो सब्सक्राइबर हैं या जो तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनसे मांग नहीं सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कॉर्पोरेट विल थ्योरी कहता है कि कंपनी और कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वो अलग हैं। कंपनी है फ्रंट, चलाने वाले कौन है, उसके बैक साइड में। फ्रंट में कौन है, कंपनी है, और उसको चलाने वाले कहाँ है, बैक साइड में, उसके पीछे बैठा है। मतलब ये है कंपनी, पीछे एक पर्दा है और पर्दे के पीछे कौन बैठा है, ABCDEFG, जो पीछे से कंपनी क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। बताइए, पीछे से इन लोगों ने कंपनी ऑपरेट की, बैंक से लोन ले लिया, और कंपनी अगर बैंक को लोन रीपे नहीं करेगी तो कंपनी ही लाइबल है, ये लोग लाइबल माने नहीं जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट विल थ्योरी। विल थ्योरी कहता है कि विल मींस पर्दा, पर्दे के पीछे कौन बैठा है उसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल किससे है, इस कंपनी से है जो चल रही है। अगर कंपनी की लाइबिलिटी है तो कंपनी ही पे करेगी, हर चीज के लिए लाइबल कौन होगी, कंपनी को ही लाइबल माना जाएगा। इस इसको हम बोलते हैं कि कंपनी के ऊपर एक कवच है, कवच समझ गए ना, एक इंसुलेशन है। इस इंसुलेशन से ये होता है कि कंपनी के काम के लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल है, कंपनी के काम के लिए बाहर वाले कौन हो गए, बाहर वाले कंपनी के शेयर होल्डर रेस्पॉन्सिबल माने नहीं जाएंगे। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट विल थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विल थ्योरी। लेकिन इस विल थ्योरी के अंदर एक केस आता है, कौन सा, सैलोमोन वर्सेस सैलोमोन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलोमोन, सैलोमोन भाई वर्सेस सैलोमोन एंड कंपनी लिमिटेड। समझना इस सैलोमोन वाले केस में क्या हुआ था, समझना। सॉरी, एग्जांपल दे रहा हूं। मिस्टर ए एक बिजनेस चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं बेटा, बिजनेस। ये जो बिजनेस चला रहे हैं ना बेटा, ये है सोल प्रोप्राइटर। कौन सा है, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है जिसमें इनकी कैपिटल है कितने रुपए, 50 लाख। अगर आपको पता हो कि बिजनेस और बिजनेसमैन को क्या माना जाएगा एज पर लॉ, एक ही माना जाएगा। बिजनेस और बिजनेसमैन एज पर लॉ क्या है, एक ही है। अगर आप कौन हो, सोल प्रोप्राइटर हो। इवन अगर आप पार्टनरशिप भी करते हो तो भी आप क्या हो, एक ही हो। पार्टनरशिप में भी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं होता। तो मिस्टर ए बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, कैपिटल कितनी है, 50 लाख। मिस्टर ए ने अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया इनटू पब्लिक कंपनी, किसमें। अब बताइए, मिस्टर ए अपनी कैपिटल जो 50 लाख लगी हुई है, जब इस बिजनेस को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब मिस्टर ए और कंपनी को क्या माना जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मिस्टर ए के जो इस बिजनेस में 50 लाख लगे हुए हैं वो इस कंपनी से वापस मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या सर आपकी कंपनी है आप क्या मांगोगे। आप जब अपने बिजनेस को, पर्सनल बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है, तो मिस्टर सेलोमोन कंपनी को क्या बोलेगा, मुझे मेरे 50 लाख दे दो। तो कंपनी ने जब आपसे बिजनेस खरीदा, या आपने अपने बिजनेस को जब कंपनी में क्या किया, कन्वर्ट किया, आप अपने 50 लाख वापस मांगोगे नहीं मांगोगे। तो सेलोमोन को 50 लाख कैसे मिले, सेलोमोन को 50 लाख ऐसे मिले कि 20 लाख रुपया तो कंपनी ने कहा कि हम मान लेते हैं कि हमने आपसे क्या ले रखा है, लोन, जिसके बदले में कंपनी आपको क्या दे देगी, डिबेंचर। 10 लाख रुपीज कंपनी आपको दे देगी कैश, इनकॉर्पोरेट होने के बाद। इनकॉर्पोरेट होके तभी देगी ना। पीछे कितने बच गए, 20 लाख। 20 लाख रुपए के आपको क्या मिल जाएंगे, शेयर। फेस वैल्यू कितनी, 10। तो मतलब कितने शेयर मिलेंगे, 2 लाख। अब सुनना, सलोमन भाई साहब ने ये शेयर कैसे लिए,
सैलोमन भाई साहब ने बोला 1,99,994 शेयर तो ले लिए मिस्टर ए ने। 1 शेयर लिया मिसेज ए ने और 1 शेयर ईच फॉर 5 किड्स। 5 बच्चे ना, सबके नाम पे कितने शेयर? एक एक शेयर। बताओ पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? 7। ये 7 लोग घर में बैठे हैं इनके, समझ गए ना? 7 कौन हो गए? मिस्टर ए, मिसेज ए और 5 बच्चे। कौन सी कंपनी खुल गई? पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी खुलने के बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। अब सुनना मेरी बात, जिस दिन कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है। कंपनी का वाइंड अप मींस कंपनी की मृत्यु। कंपनी का जब वाइंड अप होता है तो हम कंपनी के एसेट्स क्या करते हैं बेटा? बेच देते हैं। सबसे पहले किसको पे करते हैं? सबसे पहले किसको पे किया जाता है? सबसे पहले पे किया जाता है सिक्योर्ड एंड डिबेंचर्स को। किसको पे करते हैं? सिक्योर्ड एंड डिबेंचर्स को। इनको देने के बाद पैसा बच गया तो दिया जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। इनको देने के बाद पैसा बच गया तो फिर दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को। इनको देने के बाद भी पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर को दे दिया जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो बच गया, पहले पैसा किसको दिया जाएगा? डिबेंचर को। किसको दिया जाएगा? सिक्योर्ड एंड डिबेंचर को। उनको देने के बाद पैसा बच गया तो अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंस और इक्विटी। ये एज पर लॉ ऐसा होता है, समझ गए? ये जो कंपनी है ना, 10 साल बाद क्या हो रही है बेटा? इसका वाइंडिंग अप हो रहा है, समझ गए? ये वाइंडिंग अप वाले टाइम इनकी बैलेंस शीट है। क्या है? बैलेंस शीट। इनके पास में होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, यस और नो? इनके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा क्या है? डिबेंचर है। कितने के डिबेंचर हैं? 20 लाख के। और ये किसके पास में है? मिस्टर ए के पास में सारे। और उसके अलावा कंपनी में है कुछ क्या? अनसिक्योर्ड लोन। कितने के? मान लो 30 लाख के। इधर कंपनी के पास क्या पड़े हैं? एसेट्स, जिसमें फिक्स एसेट्स भी हैं और करंट एसेट्स भी हैं। अब जब कंपनी का वाइंड अप हुआ तो कंपनी का वाइंड अप करने के लिए एक बंदा आया जिसका नाम क्या है? लिक्विडेटर। मतलब कि इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लिक्विडेशन और बंदे को क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ने सबसे पहले एसेट बेचे। एसेट बिके कितने में? मान लो कंपनी के 25 लाख में। कितने बिके? 25 लाख। समझ गए? अब पहले पेमेंट मिस्टर ए को करें या आउटसाइडर को करें? पहले पेमेंट किसको करें? मिस्टर ए को करें डिबेंचर वाला, या पहले आउटसाइडर को करें? समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? कि पहले पेमेंट किसको करें? मिस्टर ए को करें डिबेंचर का, या आउटसाइडर को करें? तो कंपनी के लिक्विडेटर ने बोला कि भाई साहब पहले तो पेमेंट आउटसाइडर को ही होगा। पहले तो पेमेंट किसको होगा? आउटसाइडर को होगा, क्योंकि मिस्टर ए तो कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। ये और कंपनी तो क्या है? एक ही बात है। तो मिस्टर ए ने कोर्ट में केस करके क्या बोला लिक्विडेटर को? एज पर कंपनी एक्ट मैं और कंपनी क्या है? अलग है। बताइए कंपनी के केस में इनसाइडर कौन होता है और आउटसाइडर कौन होता है? सारे ही आउटसाइडर होते हैं। शेयर होल्डर कोई कंपनी के इनसाइडर नहीं होते हैं। शेयर होल्डर कोई कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। दे आर जस्ट शेयर होल्डर्स, नॉट द ओनर्स। They are owner, yes, they are owner, but owner of the capital, equity capital, not the owner of asset of the company, not the owner of company. तो लिक्विडेटर ने तो क्या बोला कि भैया पहले तो किसको दो? इनको दो, 30 लाख वालों को। मिस्टर ए ने क्या बोला? पहले अपन को मिलेगा कितना रुपया? 20 लाख। 5 लाख दे देना इनको। तो ये लोग बोलते हैं, अनसिक्योर्ड वाले बोलते हैं ऐसे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। सारा पैसा किसके पास चला गया? मिस्टर ए के पास। वो तो घर का बंदा है, उसको बाद में दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मिस्टर ए जो शेयर होल्डर है वो घर का बंदा नहीं है। कंपनी के केस में कंपनी और मेंबर्स सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, आर्टिफिशियल
पर्सन होते हैं। शेयर होल्डर आर नॉट द इनसाइडर्स ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर कोई कंपनी के इनसाइडर नहीं है। पैसा इसी सीक्वेंस में आएगा, भले डिबेंचर किसके पास में हो, शेयर होल्डर के पास में हो। ये जो पैसा मिलता है ना इक्विटी वाला, ये मिलता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। अगर शेयर होल्डर से लोन ले रखा है, डिबेंचर ले रखा है, अगर वो सिक्योर्ड है तो उनको पैसा यही दिया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि पहले आउटसाइडर को दिया जाएगा और बाद में किसको दिया जाएगा, इनसाइडर। कंपनी केस में सारे ही क्या होते हैं, आउटसाइडर। पार्टनरशिप के केस में याद है क्या होता है, पहले आउटसाइडर देन इनसाइडर ना। लेकिन कंपनी केस में सारी क्या है, आउटसाइडर है, कोई इनसाइडर यहाँ नहीं होता है। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट विल थ्योरी, जिसका मैंने आपको ये पूरा केस समझाया। केस आप पढ़ लेना, बात समझ आ गई। फिर तो सर बढ़िया है ना, एक कंपनी बनाओ, बैंक से लोन ले लो, वो लोन का पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और बाद में कंपनी से पैसा कौन मांगेगी, बैंक। कंपनी बोलेगी हमारे पास तो है नहीं, तो बैंक वाले कंपनी से मांगेंगे। उसके बाद में अगर बैंक वालों को कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक का पैसा डूब जाएगा और पैसा हमारे जेब में आ जाएगा। तो बताइए, कंपनी के अंदर कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक या अलग अलग माना जाएगा। कंपनी के काम के लिए शेयर होल्डर और शेयर होल्डर के काम के लिए कंपनी लायबल नहीं होती। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है, अनपेड अमाउंट। लेकिन कई बार कोर्ट ऐसा कह देती है कि भैया इस केस में कंपनी और शेयर होल्डर को एक ही मान लिया जाएगा। इन दोनों के बीच में जो पर्दा था ना, पर्दा, उसको अपलिफ्ट कर दिया जाएगा और इन दोनों को एक ही मान लिया जाएगा। और अगर एक मान लिया गया तो क्या होगा, अब तक हम क्या कह रहे थे कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। कंपनी के काम के लिए मेंबर और मेंबर के काम के लिए कंपनी लायबल नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, पर्दा हट गया तो क्या होगा, दोनों को एक मान लिया जाएगा। एक मानने का मतलब क्या हो गया, कंपनी और मेंबर क्या है, एक है। मतलब कंपनी काम के लिए मेंबर और मेंबर के काम के लिए कंपनी को लायबल मान लिया जाएगा। दैट कंसेप्ट इज नोन एज कॉर्पोरेट विल का अपलिफ्ट करना। लेकिन सर ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, सुनना मेरी बात। ABCDEFG इन्होंने कंपनी बनाई इंडिया में। ये जो है ना लोग, ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। बताइए, अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो पाकिस्तान क्या बन जाएगा, एनिमी कंट्री, और पाकिस्तानी क्या बन जाएंगे, हमारे एनिमी। अगर केवल ये पाकिस्तानी एनिमी बनेंगे या कंपनी भी एनिमी बन जाएगी, तो कंपनी एनिमी कैसे बन जाएगी। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल तो ना हमारा दोस्त होता है ना हमारा दुश्मन होता है, आर्टिफिशियल है वो तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है, कॉर्पोरेट विल को अपलिफ्ट कर देती है। कब, जब आपको ये पता करना हो कि कंपनी को चलाने वाले कहीं एनिमी कंट्री से तो बिलोंग नहीं करते हैं। पता करने के लिए कि कंपनी जो है वो को एनिमी है या क्या है, फ्रेंड है। ऐसा कब होता है, एट द टाइम ऑफ वॉर। एट द टाइम ऑफ वॉर कोर्ट के पास पावर होता है कि ये पता करने का कि इस कंपनी को चलाने वाले कौन है। अगर मेजोरिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक आधा नहीं कह रहा हूँ, मेजोरिटी कहाँ से बिलोंग करता है, एनिमी कंट्री से, तो इस कंपनी को भी क्या मान लिया जाएगा, एनिमी मान लिया जाएगा। दैट मीन्स अब इन दोनों को हम बोलते हैं ना, कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, पर्दे के पीछे कौन कंपनी चला रहा है उससे मतलब है या कंपनी से मतलब है, कंपनी से मतलब है। लेकिन पर्दा हट जाने के बाद कंपनी के पर्दे के पीछे जो बैठा है और कंपनी जो है, इन दोनों को एक मान लिया जाएगा। तो पीछे वाले अगर एनिमी है तो कंपनी को भी एनिमी मान लिया जाएगा। तो कॉर्पोरेट विल अपलिफ्ट कर देने का मतलब क्या होता है, जहां पर कंपनी और मेंबर्स को एक मान लिया जाएगा तो कंपनी की सारी लाइबिलिटी किस पे ट्रांसफर हो जाएगी, मेंबर्स पे। तो फिर वहां पर ये कंसेप्ट नहीं काम आएगा, कौन सा वाला, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर वो कंसेप्ट काम नहीं आएगा। ऐसा और कहाँ हो सकता है, जहां पर कंपनी बनाने का इरादा केवल क्या था आपका, टैक्स चुराना। कंपनी बनाने का पर्पस केवल और केवल टैक्स चोरी करने का था, तो कॉर्पोरेट विल अपलिफ्ट किया जा सकता है किसके द्वारा बेटा, कोर्ट द्वारा। अगर कंपनी बनाने का इरादा केवल और केवल अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को क्या करना था,
कम करना था, मतलब कि अपने एम्प्लॉइज का बोनस खाने के लिए, अपने एम्प्लॉइज का कमीशन का पैसा खाने के लिए तुमने एक नई कंपनी बना दी। आज मैंने एक नई कंपनी बना दी, मैं कहलाऊंगा होल्डिंग, वो क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। तो मैंने होल्डिंग कंपनी बना रखी, एक सब्सिडरी और खोल दी, और कंपनी की जो इनकम हुआ करती थी आधी होल्डिंग में, आधी कहाँ डाल दी? सब्सिडरी में। केवल क्यों डाली? ताकि यहाँ के एम्प्लॉइज का बोनस और कमीशन क्या हो जाए? कम हो जाए। तो बताइए इरादा क्या था? होल्डिंग सब्सिडी दोनों को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा, लेकिन कंपनी खोलने का इरादा केवल क्या था? अपने एम्प्लॉइज के लिए, वर्कर्स के लिए जो तुम्हारी लीगल ऑब्लिगेशन होती है उसको क्या करना? कम करने के इरादे से किया था। तो भैया सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। एक होता है कि जहां पर कंपनी खोली है आपने नई सब्सिडरी, जो तुम्हारे एजेंट के तौर पे क्या करेगी? काम करेगी। एक बात समझना, मैंने गवर्नमेंट से एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरी कंपनी ने गवर्नमेंट से क्या किया? एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। वो बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग में बना हॉस्पिटल। 4 महीने के बाद वो बिल्डिंग ढह गई, क्योंकि हमने वहां पर क्या लगाया था? घटिया मटेरियल। गवर्नमेंट ने मेरी कंपनी पे फाइन लगाया, प्लस मेरी कंपनी को लाइफ टाइम बैन कर दिया कि आज के बाद इस कंपनी को कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, एक सब्सिडरी खोल लो। सब्सिडरी वो होती है जिसके अधिकांश शेयर किसके पास में होते हैं? होल्डिंग के पास। तो मेरी कंपनी ने एक नई कंपनी खोली, इसके सारे शेयर कहाँ हैं? ऑलमोस्ट होल्डिंग कंपनी के पास में। उस कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। यहाँ से चला गया, मशीनें यहाँ से चली गई, और आगे से जो नए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे वो हम हमारी कंपनी नाम से अप्लाई करेंगे नहीं, हम किसके नाम से कर लेंगे? सब्सिडरी के नाम से कर लेंगे, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बताइए होल्डिंग कंपनी को बैन किया हुआ है, तो सब्सिडरी भी बैन हो जाएगी, क्योंकि सब्सिडरी क्या कर रही है? होल्डिंग कंपनी के एजेंट के तौर पे काम कर रही है। वहां पर फिर ये कंसेप्ट काम नहीं आएगा कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या है? अलग है। इन दोनों को सेपरेट माना नहीं जाएगा। समझ गए बात? अगर आपने केवल और केवल कंपनी खोली थी किस पर्पज से? लॉ को डिफीट करने के पर्पज से, कि चलो भैया कंपनी खोल के लोन ले लेते हैं, फिर कंपनी पे करेगी, हम सारा पैसा खा जाएंगे। आपका कंपनी खोलने का इरादा बोनाफाइड है या मेलाफाइड है? अगर मेलाफाइड इंटेंशन से कंपनी खोल रहे हो तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट उसकी कॉर्पोरेट वेल्थ को क्या कर सकती है? अपलिफ्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? अपलिफ्ट। बस समझ आ गई? तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट और कॉर्पोरेट वाला कंसेप्ट क्या हो गया? पूरा हो गया। आगे आओ। हाँ जी आओ। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कौन सा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है, ये वो पेपर है जिसमें कंपनी के पास में क्या क्या पावर है, कंपनी कौन से बिजनेस में एंटर हो सकती है, वो लिखा जाएगा। एमओए में क्या लिखा जाएगा? कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी कौन कौन से बिजनेस में एंटर होगी, वो सब कहाँ लिखा जाएगा? एमओए में। एमओए को बेसिकली कहा जाता है कंपनी का चार्टर। क्या कहा जाता है? चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है? आपके पास में क्या पावर है? आज प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती है क्या? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास में भी अपना क्या होता है? एक चार्टर होता है। उस चार्टर में लिखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपके पास में क्या पावर है। तो कंपनी का ये चार्टर कहलाता है, जिसमें कंपनी के पावर, कंपनी के स्कोप के बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि कंपनी का एमओए क्या होता है? कंपनी का एमओए वो पेपर है जिसमें कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, कंपनी के पास में क्या ऑपरेशन करने का स्कोप है, वो सब कंपनी के एमओए में लिखा जाता है। कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, या वो हर बंदा जो कंपनी से के साथ क्या करता है? डील करता है, वो कंपनी का सबसे पहले क्या पढ़ ले? एमओए पढ़ ले, एओए पढ़ ले। ध्यान रखना, कंपनी ने कोई भी ऐसा काम कर लिया, कंपनी खुद तो करती नहीं, डायरेक्टर करते हैं। डायरेक्टर ने कोई भी ऐसा काम कर लिया जो कंपनी के एमओए में लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना कंपनी लायबल मानी नहीं जाएगी। कोई भी बंदा जब कंपनी के साथ डील करता है, आज मैं कंपनी खोल के बैठा हुआ हूँ, मैंने आपको बोला कि मुझे मेरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मेरी कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि हम स्टील का बिजनेस करेंगे, स्टील आयरन का, और मैं तुमसे रॉ मटेरियल मांग रहा हूँ कपड़ा।
तो कपड़ा स्टील में कहाँ काम आएगा? तो तुम सीधा मुझे माल सप्लाई कर दोगे या पहले एमओए और एओए पढ़ोगे? सर हम कैसे पढ़ेंगे? अरे एमसीए की साइट पे जाओ, वहां से आप हर कंपनी का एमओए और एओए क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। हर कंपनी का एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसको एमओए और एओए को आप एमसीए की साइट से क्या कर सकते हो? डाउनलोड होके पढ़ सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती है, कंपनी लाइबल मानी नहीं जाएगी। तो कंपनी ने कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर दिया जो कंपनी के एमओए में लिखा हुआ नहीं है, उस ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। क्या कहा जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। कंपनी लाइबल मानी नहीं जाएगी, जिसको लैटिन भाषा में बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। और कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो कंपनी के एमओए में लिखा हुआ नहीं है, तो वो अल्ट्रा वायर्स है। फॉर दैट वर्क कंपनी विल नॉट बी लाइबल। सेक्शन 399 कहता है कि कंपनी के एमओए क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। कोई भी बंदा जब कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करे तो पहले क्या पढ़ के आए? एमओए। अगर आप नहीं पढ़ के आए तो भी माना यही जाएगा कि तुमने पढ़ लिए थे और तुमने ये गलती जानबूझकर की है। कंपनी बेचारी लाइबल, बेचारी आर्टिफिशियल पर्सन, वो लाइबल नहीं होगी। ठीक है? तो कंपनी के एमओए का फॉर्मेट क्या होता है? देखो, अलग अलग टाइप की कंपनियों के लिए एमसीए की साइट पर अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं एमओए के। आपको वो डाउनलोड करना है, पढ़ने। अलग अलग फॉर्मेट कौन सा होता है? सबसे पहले दे रखा है टेबल ए, शेड्यूल 1 के अंदर। कंपनी जेड शेड्यूल 1 के अंदर टेबल ए में लिखा गया है कि कंपनी के एमओए का फॉर्मेट क्या होगा। लेकिन ये जो टेबल है, ये उन कंपनियों पे लागू होती है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो टेबल बी। कोई कंपनी ऐसी हो तो लिमिटेड बाय गारंटी है और साथ में शेयर कैपिटल भी है, तो टेबल सी। कोई कंपनी ऐसी हो जो अनलिमिटेड कंपनी है, टेबल डी। और कोई कंपनी ऐसी हो जो अनलिमिटेड कंपनी है और साथ में शेयर कैपिटल भी है, तो टेबल ई। लेकिन कुछ कॉमन जो कंसेप्ट है वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कंपनी के एमओए में कौन कौन से कंटेंट आता है? कंटेंट क्या होता है? एमओए में क्या क्या आएगा? सबसे पहले कंपनी के एमओए में लिखना पड़ेगा कंपनी का नाम क्या है, जिसको हम बोलते हैं नेम क्लॉज। क्या बोलते हैं? नेम क्लॉज। आपको सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, और नाम के आगे वर्ड आते हैं। प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट, लिमिटेड, पब्लिक कंपनी हो तो लिमिटेड। एक आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ना, उसके नाम के आगे प्राइवेट और लिमिटेड वर्ड नहीं आता है। उनके नाम के आगे कुछ अलग वर्ड आता है, जिसको अभी मैं बता रहा हूं कि उनके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा। इलेक्ट्रोल ट्रस्ट। वैसे उनके नाम के आगे फेडरेशन, फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन, बोर्ड, ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है। लेकिन सेक्शन 8 पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी नहीं। समझ गए? तो नेम क्लॉज क्लियर है, ये वाला पॉइंट छोड़ देना, ये सेक्शन 8 में समझेंगे। उसके बाद में ओपीसी अगर आपने खोली है तो नाम के जस्ट बाद में लिखा जाएगा 1 पर्सन कंपनी, या सीधा लिख दिया जाएगा ओपीसी। नेम के बाद में आता है स्टेट। क्या स्टेट? कौन से स्टेट के अंदर तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खुलेगा? पंजाब में खुलेगा तो पंजाब के रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जाएंगे। राजस्थान में खुलेगा तो राजस्थान के आरओसी के पास में वो डॉक्यूमेंट जाएंगे। तो आपको स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस खोला जाएगा। तीसरा, कंपनी का ऑब्जेक्ट। सबसे मेन यही है। कंपनी कपड़े का बिजनेस करेगी तो क्या लिखोगे? कपड़ा, क्लॉथ। अरे क्लॉथ में क्या, धागे से कपड़ा, या पहले कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा। कपड़े के बाद में क्या, होलसेल करेगा, रिटेल करेगा, क्या करेगा? सब लिख। एक एक बात को डिटेल में लिखना पड़ेगा। होलसेल करोगे, रिटेल करोगे, क्या करोगे? या लोग तुम्हारे पास कपड़ा देख के जाएंगे, तुम सील के वापस लौटाओगे? इसको हम बोलते हैं जॉब वर्क। क्या बोलते हैं? जॉब वर्क। जॉब वर्क में क्या होता है, लोग कपड़ा देख के जाएंगे, हमारा काम क्या है, स्टिचिंग करना, वापस लौटा देना। दैट इज नोन एज जॉब वर्क। आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, और कोई भी काम ऐसा है जो एमओए में लिखा हुआ नहीं, आप नहीं कर सकते। सही काम करते हैं, लिख देंगे कपड़ा एक्सेट्रा। एक्सेट्रा यहाँ अलाउ नहीं है। क्या करना है एग्जैक्टली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या कहता है? अच्छा, रिलायंस कंपनी का एमओए 250 पेज का है। वो 250 पेज में उन्होंने ऑब्जेक्ट भरे हुए हैं।
सब कुछ लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, जो काम किया जा सकता है। अच्छा, मेरी कंपनी का नाम है खत्री आयरन एंड स्टील। काय का बिजनेस करते होंगे हम लोग? स्टील का। हमने क्या किया, एमओए बदल दिया। अब आयरन एंड, जो स्टील का काम था ना, जो हमारा क्या था काम, आयरन एंड स्टील का बिजनेस, तो हमने कर दिया बंद। अब क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एमओए चेंज कर दिया हमने बकायदा। बताओ कंपनी का नाम क्या है? खत्री आयरन एंड स्टील। क्या काम करते हैं? कपड़े का। क्या बात कर रहे हो? खत्री इंडस्ट्रीज कर लो, फिर तुम भली आयरन का करो चाहे कपड़े करो, क्या फर्क पड़ता है? यहां तो लोग कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? तो कानून कहता है कि अगर आपने कभी अपना ऑब्जेक्ट बदला, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको नाम भी चेंज करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ आपको अपना नाम क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी में बताना पड़ेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है। उसके बाद में आता है कैपिटल क्लॉज में आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कैपिटल कितने रुपए है, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वो सब कहाँ लिखा जाएगा? कैपिटल क्लॉज। और एक आता है लास्ट क्या, सब्सक्राइबर क्लॉज, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन क्लॉज। आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कंपनी के एमओए पे, एओए पे, प्राइवेट कंपनी में जो 2 लोगों ने साइन किया है ना, वो कौन है। और बताना पड़ेगा कि जिस दिन ये कंपनी खुल जाएगी, ये लोग कंपनी के कितने शेयर खरीदेंगे। बताओ मिनिमम कितने खरीदने होते हैं? एक। तो प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, ओपीसी के अंदर पंगा होता है। ओपीसी में तो एक ही होता है, अब वो मर गया तो ओपीसी के अंदर आपको नॉमिनी का नाम बताना पड़ता है। क्या नाम बताना पड़ता है? नॉमिनी का। अगर ओपीसी में अगर 1% मर गया, तो उसकी जगह पे कौन बंदा यहाँ पर मेंबर बनेगा, नॉमिनी का नाम बताना पड़ता है। तो प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 लोगों के नाम, और नाम क्या क्या बताना पड़ता है कि वो कितने शेयर खरीदेंगे। और ओपीसी में बताना पड़ता है कि इस बंदे की डेथ के बाद में अगला कौन मेंबर बनेगा, उसको बोलते हैं नॉमिनी। क्लियर है? पक्का? यहां तक खत्म हो गया। और एक बात बताइए कि जो भी काम ऐसा है जो कंपनी के एमओए में लिखा हुआ नहीं है, क्या वो काम में कंपनी एंटर हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई भी काम ऐसा हो जो कंपनी के एमओए के क्या हो, बियॉन्ड हो, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स काम के लिए कभी भी कंपनी लायबल मानी नहीं जाएगी। एक एग्जांपल उठाते हैं, समझना। मेरी कंपनी के एमओए में लिखा गया है कि हमारी कंपनी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करती है। क्या लिखा गया है एमओए में? क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करती है। हम पहुंच गए बैंक के पास। हमने कहा बैंक, हम एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आयरन एंड स्टील का एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमें उसके लिए 500 करोड़ का क्या चाहिए, लोन चाहिए। बैंक ने आपको लोन सैंक्शन कर दिया, मतलब आपका लोन क्या हो गया, अप्रूव हो गया। पहले बताइए, एमओए में तो कपड़ा लिखा गया है, तुमने आयरन एंड स्टील के काम के लिए 500 करोड़ का लोन ले लिया। पहले बताइए ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या वॉइड है? ये वॉइड है। क्यों को वॉइड है? ये अल्ट्रा वायर्स है, एमओए के बियॉन्ड काम हुआ है। क्या बैंक वाले की गलती है या नहीं है? क्या गलती है? उन्होंने एमओए पढ़ा नहीं, वो साहब पढ़ा नहीं, तो तुम्हारी गलती है। सेक्शन 399 क्या कहता है? एमओए पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ा है तो मान लिया जाएगा तुमने पढ़ लिया था और तुमने जानबूझकर ये गलत काम किया है। तो बताइए इस वॉइड वाले काम के लिए कंपनी लायबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। कंपनी लायबल नहीं होगी। अब सुनना मेरी बात। लोन सैंक्शन हो गया 500 करोड़ का। 500 करोड़ में से हमने 200 करोड़ तो लगा दिए बिल्डिंग पर। अब बताइए बिल्डिंग किसकी होगी? अब ट्रांजेक्शन वॉइड है। ट्रांजेक्शन क्या है? वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो मैं बता दूं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी आपको बेनिफिट मिले होते हैं वो आपको रिटर्न करने पड़ते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो बता दूं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी आपको क्या मिले होते हैं बेनिफिट, वो आपको क्या करने पड़ते हैं? रिटर्न करने पड़ते हैं। वॉइड है इसका मतलब 500 करोड़ का लोन चुकाने के लिए कंपनी लायबल नहीं है।
तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग तुम्हारी हो गई। पैसा चुकाने की ड्यूटी आपकी नहीं है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम बैंक का नुकसान करवा के 200 करोड़ की बिल्डिंग अपनी कर लोगे। ये बिल्डिंग कौन ले जाएगा? कौन ले जाएंगे बिल्डिंग? बैंक वाले कब्जा कर लेंगे और इसको बेच देंगे। और मान लो ये बिल्डिंग 200 करोड़ की तुमने बनाई थी और ये बिकी है मान लो बाद में 170 करोड़ में, तो वो 30 करोड़ का लोन बैंक लॉस है ना, बैंक का होगा, वो तुमसे वसूल नहीं कर सकते। समझ गए? 100 करोड़ रुपए आपने कहाँ लगा दिए थे? प्लांट एंड मशीन पे। बताओ ये कौन ले जाएंगे? बैंक वाले। और मान लो ये प्लांट मशीन बाद में 70 करोड़ में बिके, तो वो 30 करोड़ का लॉस किसका होगा? बैंक का होगा, कंपनी का नहीं होगा। कंपनी लायबल ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे एसेट किसके हो गए? कंपनी के हो गए। 50 करोड़ आपने दे दिए थे अपने क्रेडिटर्स को। किसको दे दिए थे? अपने क्रेडिटर्स को। तो ध्यान रखना, जो राइट तुम्हारे अगेंस्ट पैसा मांगने का पहले क्रेडिटर के पास था, वो राइट अब किसके पास चला जाएगा? बैंक। मतलब कि क्रेडिटर बैंक के पास नहीं चले जाएंगे, बैंक के पास ये राइट आ जाएगा कि वो कंपनी पे क्या कर सकती है? श्यू ऑन कंपनी। इस 50 करोड़ के लिए बैंक आप पर कोर्ट में केस कर सकती है, जो आपने किसको दिए थे? अपने लॉफुल क्रेडिटर्स को। किसको दिए थे? तो वो जो पैसा आपने लॉफुल क्रेडिटर को दिया था, उतना पैसा मांगने का राइट किसके पास में आ जाएगा? बैंक के पास में आ जाएगा। उसके लिए बैंक आप पर कोर्ट में केस कर सकती है। कितने हो गए बेटा? 100 करोड़ बैंक में पड़े हैं, क्या होगा? स्टे। स्टे का मतलब बैंक इंजक्शन। इंजेक्शन का मतलब बैंक ये 100 करोड़ आपको यूज करने से रोक लेगी, और बाकी बचे 50 करोड़ डायरेक्टर्स ने अपनी मौज मस्ती में खर्च कर दिए, तो कंपनी लायबल मानी नहीं जाएगी। डायरेक्टर होंगे लायबल नहीं होंगे, वो डायरेक्टर के वाले में सोचेंगे। कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी लायबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो लॉ क्या कहता है? अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होता है? वॉइड होता है। सर एक बात बताओ, गलती हो गई, सारे शेयर होल्डर को बुला के एमओ सही करवा दो, तो ये जो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन है ये कहलाता है वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन को फ्यूचर में भी रेटिफाई करवाया नहीं जा सकता। अगर 100% शेयर होल्डर बोल दे कि हम इसको सही करते हैं, हम इसको सही मानते हैं, तो भी सही माना नहीं जाएगा। ये वॉइड था, वॉइड है, वॉइड रहेगा। ये सारा ट्रांजेक्शन तो आपको जीरो करना ही पड़ेगा। नए सिरे से तुम भली बिजनेस स्टार्ट कर लेना लोन लेके, एमओ चेंज करके, तो ये वाला ट्रांजेक्शन तो आपको जीरो करना ही पड़ेगा। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या हो गया? कि ये जो काम किया गया था वो एक्सेस ऑफ लीगल पावर ऑफ डूअर, डूअर ने अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम किया है, उसके लिए कंपनी लायबल मानी नहीं जाएगी। कंपनी केवल वही काम कर सकती है जो कंपनी के एमओए में लिखे होते हैं। एमओए के बियॉन्ड जाया जा सकता है, मना नहीं है, लेकिन जितना लॉ अलाउ करता है उसके बियॉन्ड काम के लिए कंपनी लायबल मानी जाएगी। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसके बियॉन्ड जाके वो अल्ट्रा वायर्स है, वॉइड एब इनिशियो है, कंपनी लायबल मानी नहीं जाएगी। क्लियर है? जो मैंने आपको समझाया था वो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7 है, वो कर लेना। गॉट द पॉइंट? तो यहां आना फटाफट। व्हेन द एक्ट इज परफॉर्म, भले ही वो क्या हो? लीगल हो, लेकिन अगर एमओए के थ्रू ऑथोराइज नहीं हो, वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, वो नल है, और क्या है? वॉइड एब इनिशियो। और जो अल्ट्रा वायरस है वो कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस। का मतलब क्या होता है? 100%। अगर 100% शेयर होल्डर की कंसेंट मिल जाए, यूनानिमस का मतलब 100% शेयर होल्डर कंसेंट मिल जाए, तो भी उसे रेटिफाई करवाया नहीं जा सकता। ये वॉइड है, वॉइड था, वॉइड रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्टर्स की पावर कहाँ लिखी होती है? एमओए में या एओए में? यहां लिखी होती है। अब डायरेक्टर्स ने कोई काम कर दिया जो बियॉन्ड द पावर है, बियॉन्ड पावर टू एओए है, नॉट एमओए। मतलब
डायरेक्टर्स ने कोई ऐसा काम कर दिया जो एओए के बियॉन्ड है बट एमओए के अंदर है, मतलब कि एमओए के तो इंट्रा वायरस है, वायरस नहीं वायर्स, एमओए के तो क्या है इंट्रा वायर्स है और एओए के अल्ट्रा वायर्स है, मतलब कि एमओए के हिसाब से तो सही है लेकिन एओए को आपने एक्सीड कर दिया तो क्या होगा। इस काम को रेटिफाई करवाया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो क्या कहता है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर है बट इंट्रा वायर्स द कंपनी है, वो ट्रांजेक्शन फिर भी रेटिफाई करवाया जा सकता है शेयर होल्डर के द्वारा जनरल मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवा के। और कौन सा वाला पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल वाला। कौन सा वाला, स्पेशल। जनरल रेजोल्यूशन में वोटिंग कितना होता है 50% और स्पेशल में वोटिंग कितना चाहिए होता है 75%। 75% शेयर होल्डर अगर मान जाते हैं तो इस अल्ट्रा वायर्स को इंट्रा वायर्स किया जा सकता है, लेकिन कौन सा वाला, एओए वाला, एमओए वाला नहीं। एमओए वाला तो कभी भी रेक्टिफाई किया नहीं जा सकता। गॉट द पॉइंट। तो अभी हमने एमओए और अल्ट्रा वायर्स तक का कंसेप्ट कर लिया। कल हम बात करेंगे इसके आगे के पोर्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों।